अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने बेसिक मैथ ऑपरेशंस को देखा था कि किस तरह से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सी प्लस प्लस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम एडवांस मैथ ऑपरेशंस को देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर हम कौन कौन से एडवांस मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है साइन कॉस और टेन लिख दूँगी। ठीक है, हम साइन कॉस और टेन निकालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, कॉस्ट डबल पाई। और इसके बाद हम पाई की जो है वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, तो ये जो है हमने क्या किया है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है पाई नाम का। ठीक है, और उसकी डाटा टाइप रखी है डबल। उससे पहले हमने एक और नई चीज़ यहाँ पे देखी है। यहाँ पे मैंने लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट की जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे CONST है। ठीक है, ये लिखी है। इसके लिखने की वजह क्या है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल्स टू 4, सही है, तो हम क्या करते थे, वेरिएबल के साथ हम 4 काम कर सकते हैं। कौन कौन से? हम सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर यहाँ पे डिफ़ाइन भी किया हुआ है, हमने उसकी वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल को कॉल भी कर सकते हैं और वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं। मगर जब हम किसी वेरिएबल से पहले कांस्टेंट लिख देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है ये अपडेट नहीं हो सकता, मतलब कि मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। ये क्यों लिखा है? क्योंकि पाई की वैल्यू हमें चेंज तो करनी नहीं होगी। पाई की जो है हमारे पास एक ही वैल्यू होती है। तो वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी होती या जिनका हमें पता होता है कि इनकी वैल्यू जो है यही कांस्टेंट रहेगी, तो उससे पहले हम कांस्टेंट लिख देते हैं ताकि वो जो है वेरिएबल जो है उसको हम कभी अपडेट ना कर सकें और उसकी वही वैल्यू रहे। यहाँ पे हमने सबसे पहले डबल डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम पाई रखा, और हमने उससे पहले कांस्टेंट लिख दिया ताकि ये जो है अपडेट ना हो सके। अब यहाँ पर जो है हम एक और वेरिएबल बना देंगे डबल, और उसका नाम रखेंगे हम एंगल। ठीक है, और उसमें स्टोर कराएंगे पाई बाय 6। सही है, हम पाई बाय 6 जो है साइन पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6, टेन पाई बाय 6 निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे सी आउट, अपना ऑपरेटर एंड एल, फिर ऑपरेटर, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग के लिए हम सबसे पहले स्टार डाल देते हैं बहुत सारे। उसके बाद लिख देंगे कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करें इसलिए हमने सबसे पहले एक जो है एज अ हेडिंग प्रिंट करवा दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके जो है इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और यहाँ पे वापस से एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसको सबसे पहले इधर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम वापस से प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे सी आउट, उसके बाद ऑपरेटर, फिर एंडल, फिर ऑपरेटर, फिर हम लिखेंगे कि हम अपनी जो ये कैलकुलेशन है ये परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल कैलकुलेशंस ऑन एंगल। अच्छा, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। अब हम पाई बाय 6 को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने ऑपरेटर लगा के एंगल लिख दिया। एंगल के अंदर जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया रेडियंस। ठीक है, इसके बाद हम एक वापस से लाइन छोड़ेंगे एंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये दोनों चीज़ें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दी। अब हम अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे सी आउट, उसके बाद वापस से एंड एल, फिर हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस कैलकुलेट करवाएंगे, मगर ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, कॉस ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ऑपरेटर लगा के एंगल लिखा है, फिर ऑपरेटर लगाया क्योंकि आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम अपनी स्टेटमेंट। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, हम चाह रहे थे ब्रैकेट क्लोज हो जाए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पूरी एंगल की वैल्यू है। फिर इक्वल्स टू लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। फिर आगे क्या चाह रहे हैं, हमारे पास आगे आ जाए असल वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी, तो कॉस, और हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर एंगल। सही है, और यहाँ पे हम लोग एंड लाइन करवा देंगे।
जिस भी चीज़ का कॉज हमें निकालना होगा ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पूरी कर ली, मगर हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो ये कि ये जो एडवांस मैथ ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास सिंपल ये जो आईओ स्ट्रीम हमने लिखा हुआ है इससे परफॉर्म नहीं होंगे, बल्कि हमें इसके लिए एक और फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है हमारे पास सी मैथ। तो यहाँ पे जैसे हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा है, सही है, तो इसी तरह से हम ऊपर हैश इंक्लूड और ये जो ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर सी मैथ लिखेंगे, ताकि उस फाइल के अंदर ये सारे हमारे पास एडवांस मैथ ऑपरेशंस होते हैं, कॉस, साइन, टेन, और इस वीडियो के अंदर हम जितने भी फंक्शंस देखेंगे वो सारे सी मैथ के अंदर इंक्लूड है। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, तो हम फाइल इंक्लूड कराएंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद हमारा ऑपरेटर और सी मैथ और फिर ऑपरेटर। सही, तो हमने इस फाइल को इंक्लूड कर दिया जिसके अंदर साइन, टेन और जो कॉज है ये मौजूद है। अब हम इसको कॉपी करेंगे इस लाइन को एज इट इज़, और जहाँ जहाँ कॉज होगा वहाँ पे चेंजिंग्स कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कर देंगे साइन और एज इट इज़ यहाँ पे बाहर भी साइन। यहाँ पर हम कर देंगे टेन और यहाँ पर भी हम कर देंगे टेन। सही है, अब एक और चीज़ हम प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, सी आउट, एंडल और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के साइन और कैलकुलेशंस टर्मिनेटेड, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो एंड हो गई है, ये दिखाने के लिए हम स्क्रीन पे ये भी प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद वापस से साइन लगाएंगे और हमारे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और फिर एंडल। तो ये हमने जो है प्रोग्राम लिख लिया है जो हमें साइन, कॉस और टेन जो है वो हमें निकाल के देगा। अब हम इसको रन करेंगे, F9 प्रेस किया हमने, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। ये हमें π/6 का जो है साइन, कॉस और टेन निकाल के देगा। एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये कि ये जो हमें निकाल के देता है वो हमेशा रेडियन के आंसर निकाल के देता है। मतलब हम इसको 30 देंगे, ये देखें आंसर आ गए बिल्कुल ठीक ठीक, मगर अगर हम इसको 30 देंगे, सही है, तो हमें ये जो है डिग्री नहीं निकाल के देगा बल्कि ये रेडियन निकाल के देता है हमेशा। सही है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हमें डिग्री निकाल के दे देगा, इसका आंसर जो है वो हमेशा जो है रेडियन में ही आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रेडियन में ही वैल्यू दी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम डिग्री जो है दें उसको और वो आंसर निकाल के दे, तो हमें सबसे पहले कन्वर्जन का प्रोग्राम भी खुद लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके हमें रेडियन में ही आंसर निकलवाना पड़ेगा, तभी वो हमें जो है सही आंसर निकाल के देगा। हम एक और दफ़ा देखते हैं हमने यहाँ पे इसमें किया क्या था। सबसे पहले हमने क्या किया, पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप रखी हमने डबल और उसको कांस्टेंट रखा क्योंकि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद हमने क्या किया कि एक एंगल नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप फिर से हमने रखी डबल और उसमें हमने स्टोर करा दिया π/6। सही है, उसके बाद हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराया एंडल करके, मतलब कि लाइन पहले स्केप होगी उसके बाद प्रिंट होगा। सही है, और ये हमें आउटपुट में दिख भी रहा है, पहले लाइन उसने छोड़ी है उसके बाद प्रिंट किया है। ठीक है, कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो जो लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। सही है, उसके बाद हमने वापस एक लाइन छुड़वाई। ठीक है, उसके बाद जब हम सी आउट पे गए हमने वापस एक लाइन छुड़वाई, तो मतलब इसके बीच में 2 लाइन्स स्केप हुई हैं। ठीक है, तो जब ये 2 दफ़ा एंडल हुआ है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बाद भी हमने एंडल लिखा है, फिर हमने सी आउट के बाद भी एंडल लिखा है नीचे, तो 2 दफ़ा लाइन छूटेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया है, ऑल कैलकुलेशंस ऑन एंगल प्रिंट कराया पहले, उसके बाद हम एंगल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे। सही, तो हमने क्या किया, अपना पुट टू ऑपरेटर लगाया। पुट टू ऑपरेटर हम कब लगाते हैं, जब भी हमें वापस से जो है प्रिंट करवाना होता है। सही है, तो हमने एंगल लिख दिया। वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने एंगल लिख दिया। उसके बाद हमें आगे जुमले को वापस कंटिन्यू करना है, तो हमने वापस से पुट टू ऑपरेटर लगाया और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिख दिया रेडियंस, वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो गया। सही है, एंगल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो गई, उसके बाद रेडियन। सही है, उसके बाद वापस से लाइन छोड़ी 2 और उसके बाद कॉस, कॉस के बाद ब्रैकेट लगाया, ओपन किया ताकि एंगल की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद वही काम किया हमने,
एंगल लिखा, फिर उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद बाहर हमने कॉस एंगल कैलकुलेट किया, कॉस और ब्रैकेट में हमने एंगल लिख दिया। तो ये जो हमारी सी मैथ की जो हमारे पास फाइल है, इसके अंदर कॉस का फंक्शन है जो हमें रेडियंस में निकाल के देगा कॉस, साइन और टैन की वैल्यू। तो इस तरह से हमने इसको किया। अब हम ये हमने हटा दिया, और हम इसको डिग्री में करके चेक करेंगे कि हम इसको डिग्री में किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि हमें किस तरह की कन्वर्जन करनी पड़ेगी कि यूज़र जो है वो डिग्री में इनपुट दे और हमें वो जो है बिल्कुल सही से यहाँ से निकाल सकें हम लोग। सही है, तो पाई की वैल्यू तो वही रहेगी। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे एंटर द एंगल इन डिग्रीज। अब अभी हम यूज़र को बता देंगे कि जो एंगल है अब डिग्री में डालना है हमने। सही है, ये प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे एज इट इज़। हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। सही है, उसके बाद इनपुट लेने के लिए सी इन और हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और अब हम इनपुट किस वेरिएबल में लेंगे, हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे यहाँ पे। एक वो जो डिग्री में एंगल को स्टोर करेगा। सही है, तो उसके लिए हम एंगल और लिख देंगे यहाँ पे डी। ठीक है, और एक वो एंगल जो रेडियंस में स्टोर करेगा, तो उसके लिए हम बना देंगे एंगल और आर। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल्स बना दिए, और जो वो यूज़र हमें देगा इनपुट, उसको हम एंगल डी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि एंगल आर जो है एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर, और वो बराबर हो जाए एंगल डी मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 है, क्योंकि यही हमें पता है कन्वर्जन होती है। अगर हमें डिग्री से जो है रेडियन में जाना होता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे जो यूज़र ने हमें दिया होगा, साइन 30 अगर वो चाह रहा है तो साइन 30 इक्वल्स टू। सही है, तो यहाँ पे एंगल डी प्रिंट करवाएंगे, और आगे कैलकुलेशन तो वो रेडियन में ही करके देगा ना, तो यहाँ पे रेडियन की वैल्यू देंगे हम कंप्यूटर को। सही है, हमने आगे आर इसलिए लिखा है क्योंकि कंप्यूटर को हम रेडियन की वैल्यू देंगे, वो हमें रेडियन में आंसर निकाल के देता है। इसको सेव करेंगे। ठीक है, और हम इसको रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमें चेंज करना है, हम एंगल डी कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम डिग्री के ऊपर कर रहे हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट सही आना चाहिए अगर हम इसको डिग्री में जो है दे रहे हैं। तो ये हमसे सबसे पहले पूछेगा एंटर द एंगल इन डिग्रीज। अब हम इसको इनपुट दे देंगे 30। ठीक है, तो ये इसने हमें कैलकुलेशंस करके दे दी। यहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए था रेडियंस को डिग्रीज में, मगर कोई बात नहीं। हम जो है कॉस 30 की वैल्यू बिल्कुल, इसने साइन 30 की 0.5 दी है, बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ दी हैं। सही है, तो इस तरह से करके हम डिग्रीज़ में भी अपना ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये जो है हमने साइन कॉस टैन निकाल लिया था। अब हम इसको हटा देंगे और कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे कि हम जो है सी मैथ के अंदर और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नम। नम हमने नंबर से रखा है, इसकी डाटा टाइप रखी डबल, और इसमें स्टोर कराया 10.3। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट कराया स्क्रीन पे, सी आउट लिखेंगे, एंडल लिखेंगे, और हम प्रिंट करा रहे हैं एक्सपोनेंट। सही है, EXP। उसके बाद जो है नंबर की जो है वैल्यू जो हमने नंबर के अंदर रखी है 10.3, क्योंकि हम इसी का एक्सपोनेंट निकालेंगे। सही है, बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से हमने एंगल में किया था। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद अपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे और बाकी एक्सपोनेंट आगे कैलकुलेट करना है तो EXP लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम वो वेरिएबल लिख देंगे जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, जो कि है नम। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर वापस से एंडल लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब यही लाइन जो है हम कॉपी कर देंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंट भी निकाल रहे हैं और हम जो दूसरी चीज़ निकालेंगे वो लॉग है। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे log 10। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे भी यही चेंजेस करेंगे। इधर हमने कर दिया log, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा log 10। ठीक है, तो ये हमने चेंजेस कर दिए। अब हम क्योंकि जो है log 10 और एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देंगे। एडवांस मैथ ऑपरेशंस में हम एक्सपोनेंट log
और log 10 कैलकुलेट करें। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है किस तरह से लिखा है। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी डाटा टाइप है डबल, ठीक है, और हमने उसमें स्टोर कराया है 10.3। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं, सबसे पहले हम लाइन स्केप करेंगे, एंड एल से हमने लाइन स्केप किए। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, उसके अंदर लिखा है एक्सपोनेंट और ब्रैकेट को ओपन किया है। ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने अपना ऑपरेटर लगाया है क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं हमने उसके साथ ऑपरेटर लगाया और वो वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल के नाम को इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो नाम हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने आगे वापस जुमले को कंटिन्यू करना है तो वापस से पुट टू ऑपरेटर लगाया और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया है और इक्वल्स टू लगाया है। आगे हम एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया है, एक्सपोनेंट लिखा है और एक्सपोनेंट के बाद ब्रैकेट के अंदर हमने वो वेरिएबल लिखा है जिसका हम एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, सही है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास सी मैथ के अंदर पहले से फंक्शन है जो एक्सपोनेंट हमें कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। और लॉग हम उसके बाद कैलकुलेट करें, लॉग क्या होता है, हमारे पास लॉग होता है ln, ठीक है। जो हम लॉग जो निकाल रहे होते हैं वो log 10 होता है, ठीक है। और ये जो सिंपल वाला लॉग है ये जो है ln है, सही है। तो लॉग में भी हमने यही किया, सबसे पहले लॉग और ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नंबर जो है 10.3 एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद लॉग और जो ब्रैकेट में हमने नम लिखा है उसका लॉग कैलकुलेट होगा। इसी तरह log 10 में होगा log 10, उसके बाद हमारे पास नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया, इक्वल्स टू है। उसके बाद हमने अपना ऑपरेटर लगाया और log 10 और ब्रैकेट में वो नंबर लिख दिया, वो वेरिएबल लिख दिया जिसका हम log 10 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इन तीनों के बाद हमने एंड लिख दिया। इसके बाद जो है हमने इस तरह से पूरा प्रोग्राम लिखा है जो हमें एक्सपोनेंट, लॉग और log 10 कैलकुलेट करके देगा। अब हम इसको सेव करेंगे और रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। कि हमने इसको रन किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए खुद से, क्योंकि हमने पहले से उसको वैल्यू दी हुई है, यूज़र डिफ़ाइन इसका जो है इनपुट नहीं है, सही है। तो इसने हमें जो है कैलकुलेट करके दे दिया एक्सपोनेंट 10.3, log 10.3 और log 10, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसने हमें कैलकुलेट करके, तीनों चीज़ें इसने हमें कैलकुलेट करके दे दी हैं। अब हम जो है इसको यहाँ से हटा देंगे और एक और प्रोग्राम जो है लिखेंगे जो हमें कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करके देगा। अब इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम एक जो है प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें पावर वगैरह कैलकुलेट करके देगा। सबसे पहले हमने num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप है डबल, और उसमें हमने स्टोर कराया है 10.3, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम है num2, ठीक है, और हमने उसमें स्टोर करा दिया 2.0, मतलब कि 2, ठीक है। 2 भी रख सकते थे इसको, 2.0 भी एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट से हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एंड एल लिखा, और उसके बाद हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर देंगे, ये पूरा हटाकर, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास हम यहाँ पे लगा देंगे और POW लिखेंगे, मतलब कि पावर, सही है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो ऑपरेटर लगा के नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद जो है हमने ऑपरेटर लगाया, वापस से आगे कंटिन्यू करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कॉमा लगाया, इन दोनों चीज़ों के बीच में कॉमा आएगा, सही है। तो हमने उसको प्रिंट करवाने के लिए दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। उसके बाद num2 प्रिंट करवाया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाया वापस से, और हमने ब्रैकेट को क्लोज़ करवा दिया, सही है। इसके बाद जो है हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया और हमारे पास जो है इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, और आगे हम चाहते हैं कि पावर कैलकुलेट हो, तो पावर के लिए POW लिखना पड़ता है। फिर हम ब्रैकेट के अंदर num1 लिखेंगे और num2 लिखेंगे, या अभी हम चेक करेंगे कि किस तरह से ये जो है फंक्शन काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम एंड लाइन कर देंगे और सेमीकोलन आ जाएगा, सही है। इसके बाद हम इसको जो है कॉपी कर देंगे, और दूसरी लाइन में हम जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम SQRT लिख देंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट एक ही नंबर का होता है, तो हम यहाँ पे ये सिर्फ num1 कर देंगे, ठीक है। और थर्ड लाइन में भी हम इसको num1 कर देंगे, क्योंकि थर्ड लाइन में हम क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C
BRT क्यूब रूट, और यहाँ पर भी हम चेंजिंग्स कर देंगे, ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा SQRT, ठीक है, और ये नीचे वाला क्यूब रूट मतलब के CBRT, और यहाँ पे भी हम एक एक नंबर कर देंगे num1, और यहाँ से भी हम इसको हटा देंगे num1, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले सेव करके और रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। फिर जो है हम इस प्रोग्राम को देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से लिखा, किस तरह से परफॉर्म किया। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आ गया है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया, num2 नाम का वेरिएबल बनाया, सही है, इनमें वैल्यूज़ स्टोर की। सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो पावर का ये होता है कि पावर लिखते हैं हम POW, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 10 अगर बेस है तो बेस 1 जो है वो हम पहले लिखते हैं कॉमा डाल के, जो पावर हमें निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर है 2 है तो हमने 2 आगे लिखना होता है। इस तरह से करके जो है हम पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो और स्क्वायर रूट का क्या होता है कि हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। क्यूब रूट का भी यही है, जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालना होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो उसका हमारे पास क्यूब रूट निकल के आ जाता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, num1 में हमने 10.3 स्टोर कराया, num2 में 2.0, सही है। उसके बाद हमने पावर निकाली, पावर कैसे निकाली, 10.3 की जो है स्क्वायर निकाला, तो वो हमारे पास आ गया 106.09, सही है। और हमने क्योंकि डबल बनाया था तो डबल की वजह से ये डेसिमल वैल्यूज इसने स्टोर की थी, ठीक है। और हमने उसके बाद स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया 10.3 का, सही है, SQRT और num1 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह से क्यूब रूट कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास इसका क्यूब रूट भी आ गया, सही है। तो इस तरह से करके हम जो है पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से जो है हटा देते हैं और एक और प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इधर हम जो है एक्सपोनेंट, लॉग और log 10 भी हटा देंगे, क्योंकि अभी हम एक नई चीज़ देखेंगे। ये इधर से हटा देते हैं इसको भी। यहाँ पे हम लिख देंगे राउंड, फ्लोर, सील और ट्रंक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये चीज़ें क्या है हमारे पास। ये हमारे पास जो है राउंड, फ्लोर, सील और ट्रंक, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर ले लूँ 2.5, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोर और सील फंक्शन, ये हमारे पास क्या होता है। 2.5 का अगर मैं फ्लोर फंक्शन निकालने को कहूँ, सही है, तो हम एक ग्राफ लाइन बनाएंगे, सही है। 2.5 से पहले का इंटीजर देखेंगे कि हमारे पास लाइन में 2.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है, सही है, तो वो हमारे पास उसका फ्लोर फंक्शन होता है। 2.5 से पहले हमारे पास आता है 2, सही है, तो वो हमारे पास फ्लोर फंक्शन है। इसी तरह अगर हम कहें 2.5 का सील फंक्शन क्या है, 2.5 से के बाद पहला कौन सा इंटीजर आता है, तो वो हमारे पास होता है सील फंक्शन, सही है। इसको हम एक और तरीका होता है याद रखने का कि फ़्लोर हम इस तरह से याद रख सकते हैं, फ़्लोर मतलब ज़मीन, मतलब कि नीचे होती है, तो नीचे वाला इंटीजर 2.5 से पहले वाला इंटीजर, सही है। और सील मतलब कि ऊपर वाली जो छत होती है हमारी, तो इस तरह से भी हम एक ये तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राउंड और ट्रंक, सही है। राउंड का मतलब होता है जो हम वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2.8 है अगर, तो 2.8 का जो राउंड ऑफ फंक्शन होगा, राउंड होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। वही अगर हम कहें 2.2 है तो 2.2 का 3 थोड़ी ना होगा, 2.2 का जो है 2 होगा, सही है। तो वो करीब करीब जो इंटीजर होता है हमारे पास वो राउंड कहलाता है। और ट्रंक, ट्रंक हमारे पास क्या कहलाता है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2.2 है, सही है, तो 2.2 के से पहले ज़ीरो के करीब वाला इंटीजर मतलब कि 2, सही है। अब इसको देखकर हमें ये लगेगा कि हमारे पास जो ट्रंक है और हमारे पास कौन सा फ्लोर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मगर जब हम इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ देखते हैं तो इनके अंदर फ़र्क होता है। जैसे कि 2.5 -2.5, सही है, -2.5 का अगर हम फ्लोर फंक्शन देखें, मतलब कि लाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो -2.5 से पहले क्या आता है, -3 आता है, -2 नहीं आता, -3 आता है, तो वो हमारे पास इसका फ्लोर फंक्शन होगा। जबकि इसका ट्रंक फंक्शन क्या होगा हमारे पास, -2.5 का -2 होगा, सही है। तो इस तरह से करके हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अभी हम मज़ीद इसको एक प्रोग्राम लिख के चेक करेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से कैलकुलेट होती है, तो उससे हमें और भी ज़्यादा सही से समझ आ रहा होगा, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम num1,
सही है, और उसमें स्टोर करा देते हैं हम 2.3। सही है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं सी आउट, ठीक है, अपना ऑपरेटर, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा \t, ये अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है, राउंड, फिर \t फ्लोर, फिर हमारे पास \t, फिर ये शायद हमने देखा भी है पिछली एक वीडियो के अंदर, फिर \t और ट्रंक। सही है, उसके बाद हमारे पास \n, और हमारे पास हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। उसके बाद यहाँ पे एक जो है सी आउट, उसके बाद हमारा ऑपरेटर, और इसके बाद हमारे पास वैल्यू में जो है 5 कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे 5 डैश डालें। फिर हमने \t लिखा है, राउंड में भी 5 है तो हमने 5 डैश डालें। फिर \t लिखा है, फ्लोर में भी 5 है तो 5 डैश डालें। फिर \t लिखा है। इसका आउटपुट देख के हमें समझ आ जाएगा ये फंक्शन किस तरह से, ये जो प्रोग्रामिंग किस तरह से रन होगा। सही है, फिर हमने ट्रंक में भी 5 थे तो 5 डालें, सील में 4 थे तो 4 डैश डालें। सही है, इस तरह से करके \n, इससे हमारी लाइन एस्केप होगी। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से सी आउट लिखेंगे और अपना जो है ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद num1 की वैल्यू जो है प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे। फिर हम क्या करेंगे, \t के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे। फिर हम इसका राउंड फंक्शन कैलकुलेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, राउंड लिखेंगे और ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल लिख देंगे जिसका करवाना चाहते हैं, तो num1। सही है, उसके बाद वापस से हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो फिर हमारे ऑपरेटर। सही है, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और \t, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं। इन्वर्टेड कॉमास लगा के \t, फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर वापस से ऑपरेटर। अब हमें इसका फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो फ्लोर लिख देंगे और हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर num1 लिख देंगे क्योंकि num1 का करना है। आगे वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं पुट टू ऑपरेटर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वापस से \t। उसके बाद हमारे पास सील फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटर, फिर सील, फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर num1। उसके बाद वापस से आगे कंटिन्यू करना है, तो हमारे ऑपरेटर, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देंगे \t, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और आखिर में हमें करना है ट्रंक फंक्शन कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम पहले ऑपरेटर लगाएंगे, सही है, और ट्रंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अपना वो जो हमें कैलकुलेट करना है जिसका ट्रंक। सही है, वेरिएबल। तो हम ऑपरेटर लगा देंगे अपने। उसके बाद हमारे पास जो है लाइन एस्केप होनी चाहिए, तो \n इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सही है, और सेमीकोलन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। जूम आउट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और पहले रन करेंगे, फिर इसका आउटपुट देख के जो है देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से इस प्रोग्राम ने काम किया। इसको सेव कर लेते हैं और रन करेंगे। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप है डबल। सही है, और उसमें स्टोर करा दिया हमने 2.3। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट कराया स्क्रीन पे वैल्यू जो कि प्रिंट हो गया। सही है, उसके बाद हमने \t लिखा था। \t का मतलब कुछ ये होता है कि गैप छोड़ना है। ठीक है, वैल्यू के बाद गैप छुटी हुई हमने ये देखा भी है। राउंड जो है वो बिल्कुल वैल्यू के बाद नहीं हुआ, बल्कि वैल्यू के थोड़ा सा गैप छोड़ा उसने, फिर राउंड जो है वो प्रिंट हुआ है। सही है, तो इसने क्या किया, \t ने जो है वो गैप दिया है। उसके बाद राउंड प्रिंट हुआ, फिर \t है, फिर गैप हुआ। सही है, फिर फ्लोर प्रिंट हुआ, फिर \t है, फिर गैप दिया उसने, फिर सील प्रिंट हुआ, फिर \t है, फिर गैप दिया और ट्रंक प्रिंट हुआ। उसके बाद \n है तो लाइन एस्केप हुई। फिर हमने डैश लगाए थे, 5 डैश लगाए थे, वैल्यू के नीचे 5 डैश वो जो है प्रिंट हो गए। उसके बाद फिर \t था तो उसने एज इट इज़ गैप छोड़ा है डैश ने, डैश के बाद भी गैप छुटे हुए। सही है, तो ये चीज़ इस तरह से हमारे पास हो गई।
उसके बाद थर्ड लाइन में अगर हम आएँ तो थर्ड लाइन की चीज़ समझना ज़रूरी है। थर्ड लाइन में हमारे पास सी आउट है लिखा हुआ सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास जो है num1 लिखा हुआ है। num1 मतलब कि नंबर 1 की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में हमने num1 लिख दिया जो कि 2.3 हमारे पास स्क्रीन में प्रिंट भी हुआ है, सही है। इसके बाद उसने जो है /t लिखा हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास लिखने की क्या वजह थी, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे /t, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हम /t, क्योंकि ये जो स्लैश वाली ये जो चीज़ें होती हैं ये स्केप सीक्वेंस होती है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आती है, ठीक है। तो /t जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाए और हमने /t लिख दिया। उसके बाद हमें num1 का जो है राउंड फंक्शन कैलकुलेट करना था, तो हमने राउंड लिखा, num1 लिखा, फिर हमने आगे जो है इस तरह करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। सही, /t फिर लगाया, फिर फ्लोर कैलकुलेट किया, फिर सील कैलकुलेट किया, ट्रंक कैलकुलेट किया, सही है। तो 2.3 का राउंड क्या हो गया हमारे पास, राउंड किया हमने 2.3 कौन से इंटीजर के करीब है, 2 के करीब है, तो वो 2.3 जो है 2 के बराबर हो गया। फ्लोर फंक्शन क्या हो गया, फ्लोर जो है 2.3 से पहले वाला इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो फ्लोर उसका 2 हो गया। सील क्या है, 2.3 के बाद वाला इंटीजर लाइन ग्राफ लाइन के ऊपर, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3 हो गया। और ट्रंक क्या है हमारे पास, 0 के करीब वाला, मतलब 2.3 से पहले वाला जो है इंटीजर जो कि 2 है, तो वो हमारे पास इस तरह से करके कैलकुलेट हो गया, सही है। और इस सब के बीच में हमारे पास /t था, तो उसने गैप भी दिया है। तो ये हमने एक लाइन में किया। इस तरह से हम पूरा टेबल भी बना सकते हैं, और ये अभी हम पूरा टेबल बना के देखेंगे, फिर हमें ये जो चारों फंक्शन थे इनका जो है वाज़ेह फ़र्क समझ में आएगा कि हमारे पास ये जो है किस तरह से काम करते हैं, सही है। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब हम इसको जो है यहाँ से हटा देंगे। अब ये जो है हमने एक और प्रोग्राम लिख लिया और ये पूरा चार्ट कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे हमने 6 नंबर्स का जो है लिखा है, सही है। तो अब हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे और रन करेंगे, फिर इसका आउटपुट जो है वो एनालाइज करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन आ गई, और अब इसका आउटपुट आएगा जिसमें हमें 6 नंबर्स का पूरा टेबल बना हुआ होगा। वैल्यू के नीचे सारी वैल्यूज़ होंगे, राउंड के नीचे सारे राउंड फंक्शन होंगे, फ्लोर के नीचे सारे फ्लोर होंगे, सही। इस तरह से ही हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास num1 वाली पूरी लाइन लिखी हुई है, ऐसे ही मैंने num2 की भी लिखी है, num3 की भी लिखी है, num4 की भी लिखी है, num5 की भी लिखी है और num6 की भी लिखी है, और मैंने प्रोग्राम के अंदर ही इनकी वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया हुआ है, सही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमने जो है 2.3 का तो वैसे ही किया है। 3.8 का राउंड फंक्शन देखें तो जो हमारे पास 3.8 का करीब तर इंटीजर है वो 4 है, सही है। फ्लोर फंक्शन देखें तो 3.8 से पहले वाला इंटीजर नंबर लाइन पर जो कि 3 है। सील फंक्शन देखें तो 3.8 के बाद वाला जो कि 4 है, सही। और ट्रंक फंक्शन देखें तो 0 के करीब वाला जो कि 3 है। 5.5 भी इसी तरह है हमारे पास। -2.3 देखें अगर हम, तो -2.3 में जो राउंड फंक्शन है वो -2 है, क्योंकि -2.3 है ना, तो करीब तर इंटीजर -3 तो है नहीं, -2 है, सही है। फ्लोर अगर हम देखें तो फ्लोर हमारे पास है -3, कैसे, नंबर लाइन पे -2 से पहले -3 आता है इंटीजर, सही है। तो फ्लोर फंक्शन हमारे पास -3 है। सील फंक्शन हमारे पास क्या है, आगे वाला इंटीजर नंबर लाइन पर -2 है, और ट्रंक फंक्शन क्या है, 0 के करीब जो कि -2 होता है, सही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यूज़ में फ्लोर फंक्शन और ट्रंक फंक्शन ये बिल्कुल दोनों अलग आए हैं, -2 और -3, जबकि हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी उसमें 2 और 2 ही था, सही है। तो इससे हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमें देखकर इस तरह से लग रहा था कि फ्लोर फंक्शन और ट्रंक फंक्शन एक ही जैसे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। नेगेटिव के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से करके हम जो है हमने ये पूरा चार्ट बनाया जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें जो हैं कैलकुलेट की हैं, ठीक है। और राउंड, फ्लोर, सील और ट्रंक निकालें, ठीक है। तो इस तरह से करके हम आउटपुट स्क्रीन पे जो है पूरा चार्ट भी कर सकते हैं। num1, num2, num3, num4, num5, num6, ये चारों जो हमने वेरिएबल्स रखे हैं हम यूज़र से भी इनपुट करा सकते थे। अभी हमने इनकी वैल्यूज़ जो है खुद डिक्लेयर की हैं। CN करके हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट करा के पूरा टेबल बना लेते हैं, यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ से, सही है। तो ये उसके भी जो है कैलकुलेट करके दे देता हमें। तो इस तरह से करके हमने ये पूरा प्रोग्राम लिखा है। अब हम इस पूरे को यहाँ से हटा देते हैं और कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है इसको ज़ूम इन कर लेती हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ सी आउट। उसके बाद जो हमारे इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद एफ मॉड एज इट इज़ प्रिंट होगा हमारा आउटपुट स्क्रीन पे, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 5.3, 2,
0.0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और बाहर एफ मॉड, यही चीज़ हम लिख देंगे, ब्रैकेट 5.3 कॉमा 2.0। बाहर हमने जो लिखा है ये हमें कैलकुलेट करके देगा, सही है, एंड एल। उसके बाद एक और हम लिख देते हैं, इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर देंगे इसको समझने के लिए। 18.2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.2। ठीक है, इसी तरह से यही चीज़ हम जो है बाहर भी चेंज कर देंगे। एटीन पॉइंट फाइव और यहाँ पे 4.2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये जो है पूरा प्रोग्राम लिखा है, सही है। और अब हम इसको सेव करेंगे और पहले रन करेंगे, फिर इसका आउटपुट देख के जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास ये क्या करता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। अच्छा, तो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। पहले का आया है इक्वल्स टू के बाद 1.3 इसने दिया है कैलकुलेट करके, और दूसरे में इसने 1.7 दिया है। अच्छा, तो अब ये होता कुछ यूँ है इधर कि एफ मॉड जो है हमारे पास वो रिमाइंडर देता है हमें, फ्लोट रिमाइंडर, मतलब कि 4 डिवाइड बाई 2 अगर हम करें तो रिमाइंडर 0 आता है, ये इंटीजर रिमाइंडर होता है, सही है। जबकि अगर हम 5.3 डिवाइड बाई 2 करें तो अगर हम डिवाइड करके चेक करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है, सही है। और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 4 के बाद 5.3, मतलब कि 1.3 हमारे पास रिमाइंडर बचा है, सही है। तो ये हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। इसी तरह से इसने 18.5 और 4.2 का भी कैलकुलेट करके दिया, सही। तो एफ मॉड जो है वो ये करता है। अब हम इस पूरे को हटा देंगे और एक और चीज़ देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ num1 और उसकी डाटा टाइप रखूँ फ्लोट, और उसमें जो है हम रखें वैल्यू -9.5, सही है, सेमी कॉलन। और यहाँ पर जो है हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट, और हमारे पास जो है इंसर्शन ऑपरेटर हमारे, और एफ एब्सोल्यूट num1, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब जो है इसको हम जो है सेव करते हैं और रन करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास ये क्या करता है। ठीक है, तो हमने इसको सेव करा है, रन किया है, ये हमारे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। इसमें डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 9.5। तो इसने किया क्या है, इसने किया कुछ यूँ है कि इसने हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की है। तो एफ एब्सोल्यूट क्या करता है कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न कर रहा होता है नंबर्स की। तो सी मैथ की हेल्प से जो है हम ये सारे मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं।